नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस सखा में, जहां हम आपके लिए न्यूज़ को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जहां हम करंट अफेयर्स को रटने की नहीं, बल्कि उसके प्रति आपकी समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आइए हम लोग गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर अपने गुरुओं को नमन करते हुए जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? पल्लीकरनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार चेन्नई से 20 किलोमीटर दक्षिण में मीठे पानी और खारे आर्द्र भूमि पल्लीकरनई मार्शलैंड की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है। आइए हम लोग मार्शलैंड को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्शलैंड का अर्थ होता है दलदली भूमि या कीचड़ भरी जमीन। यह एक ऐसी भूमि होती है जहां पानी और जमीन का मिश्रण होता है, जिससे यह क्षेत्र हमेशा गीला और दलदली बना रहता है। मार्शलैंड का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मार्शलैंड के महत्व में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण और कार्बन सिंक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर प्रवास और इसके विकास पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के बीच प्रवासियों की संख्या, उनके द्वारा भेजी गई रेमिटेंस और इस धनराशि का प्रभाव विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर कैसे पड़ता है, इस पर जानकारी दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट है। भारत को 2024 में रेमिटेंस में $124 बिलियन और 2025 में $129 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है। 2023 में भारत को $120 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर शब्द रेमिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति विदेश में काम करके पैसा कमाता है और फिर वे पैसे अपने देश या परिवार को भेजता है, तो ये पैसा भेजना रेमिटेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर कोई भारतीय अमेरिका में काम करके पैसे कमाता है और फिर वह पैसे अपने परिवार को भारत में भेजता है, तो उसे रेमिटेंस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। दोस्तों, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय को उनके साहसी लेखन के लिए 2024 पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद दिया गया। दोस्तों, पेन प्रिंटर प्राइज एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पेन इंग्लैंड द्वारा हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में फेमस ब्रिटिश नाट्यकार और नोबेल प्राइज विजेता हैरोल्ड प्रिंटर की याद में दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन लेखकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की आवाज उठाई है। दोस्तों, ध्यातव्य है कि अरुंधति रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में बुकर प्राइज जीता था। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक सफलता थी और इसे कई भाषाओं में अनुवादित भी किया था। अरुंधति रॉय अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रही हैं। दोस्तों, अरुंधति राय ने जो बुक लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि कई परीक्षाओं में इस बुक के लेखक के नाम पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग अरुंधति रॉय की लिखी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का नाम जरूर याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क ने 2030 में पशुधन पर दुनिया का पहला उत्सर्जन कर लागू करेगा। पशुधन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को इसमें लक्षित किया जाएगा। आइए हम लोग कार्बन टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन टैक्स एक वित्तीय शुल्क होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स क्या होता है? इसका मतलब है कि पशुधन जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, सुअर इत्यादि से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन, उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्नाटका। दोस्तों ध्यातव्य है कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में खुल गई है। 20 हेक्टेयर में फैले इस सफारी में 8 तेंदुए हैं और सरकार इस संख्या को बढ़ाने की योजना भी बना रही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 27 जून। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के महत्व को पहचानना और उनके विकास को प्रोत्साहित करना है। एमएसएमईज को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे रोजगार सृजन, नवाचार और स्थानीय तथा वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? राइट आंसर इज पराग्वे। आइए हम लोग आईएसए को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। आप इसको याद कर लें। आईएसए की सदस्यता उन देशों के लिए खुली है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। हालांकि आईएसए ने अपनी सदस्यता को अन्य देशों के लिए भी खोल दिया है जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों वर्तमान में आईएसए के 80 से ज्यादा सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल की शुरुआत करी है? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत करी। इनका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टॉप डायरिया अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए यह भारी वर्षा के दौरान स्वच्छता और बीमारी के खतरों से निपटने के लिए एक अंतर विभागीय सहयोग को बढ़ावा देता है। हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गांधीनगर। दोस्तों भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन 23 जून को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर, गुजरात में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त यह संस्थान एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। दोस्तों डॉक्टर पीटी उषा प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है। यहां पर 97% साक्षरता दर को पार कर लिया गया है। दोस्तों उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में साक्षरता को बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित को सीख सके। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में समाचारों में देखा गया अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? यानी ये बुखार किससे फैलता है? इसका प्रेरक एजेंट वायरस है। दोस्तों फरवरी के बाद से मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप से तकरीबन 3,350 से अधिक सूअर मारे गए। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसमें सूअरों में मृत्यु दर 100% है। लक्षणों के में बुखार, कमजोरी और दस्त शामिल है। यह वायरस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है और पोर्क उत्पादकों में लंबे समय तक जीवित रहता है। दोस्तों ये बीमारी अफ्रीका से भारत में 2020 में पहुंची थी। इसका कोई इलाज या टीका नहीं है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जानवरों को मारना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में खबरों में रहा साइपन द्वीप
किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 11। भारतीय पहलवानों ने 22 से 24 जून तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नई दिल्ली, इंडिया। दोस्तों, ध्यातव्य है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, स्टॉप डायरिया अभियान 2024 एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य दस्त यानी डायरिया को रोकना और इससे होने वाली समस्याओं को कम करना है। दोस्तों, दस्त एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कि खासकर बच्चों में पाई जाती है और इसमें बहुत सी बीमारियां और मौतें हो जाती हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को दस्त से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनईपी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लद्दाख। ज्ञातव्य है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को खोला। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में 43rd विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहां घोषित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस। दोस्तों, मेडी गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी फिटनेस और मानसिक ताजगी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 20, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धीरज बोम्मादेवरा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सी अयना पद्रुदू। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, नैम्स 2024 उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इसमें नए इनोवेशंस को समझने और लागू करने का अवसर चाहते हैं। दोस्तों, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यह 3D प्रिंटिंग का एक औद्योगिक उत्पादक नाम है, एक कंप्यूटर नियंत्रण प्रक्रिया जो आमतौर पर लेयर्स में सामग्री को जमा करके 3 डिग्री डायमेंशंस में वस्तुओं को बनाती है। यह 3 आयामी 3D डायमेंशन वस्तुएं बनाती हैं। 24, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस उत्सव 2024 का आयोजन किया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लद्दाख। दोस्तों, ज्ञातव्य है कि तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाला हेमिस महोत्सव भारत के लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। 2024 में यह 16 और 17 जून को मनाया गया। हेमिस त्वेचू के नाम से जाना जाने वाला एक मंदिर गुरु पद्म संभव की जयंती मनाता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ को जीवंत रंगों, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 जारी की? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, HEI।
इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा प्रमुख वैश्विक जोखिम वाला कारण है। यह हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों का कारण बनता है, जिससे 2021 में तकरीबन 8.1 मिलियन मौतें हुईं। 2021 में वायु प्रदूषण के कारण अकेले भारत में अंदाजन 1,69,400 बच्चों की मौतें हो गई। 26 हाल ही समाचारों में रहा गार्नेट क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक गहरा लाल खनिज, अ डीप रेड मिनरल। ज्ञातव्य है कि हाल ही में खबरों में आया गुलाबी गैरनेट ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया गया, जिसका मूल अंटार्कटिका के पर्वतों से है। गैरनेट एक गहरे लाल रंग का खनिज है जो उच्च तापमान की स्थितियों में बन। ऑस्ट्रेलिया के पिंक गैरनेट ने वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह माना जा रहा है कि यह रेत लाखों वर्षों पहले अंटार्कटिक पर्वतों से आई है। जलवायु परिवर्तन और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण यह रेत ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पहुंच। यह खोज पृथ्वी की जलवायु और भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करती है। इस खोज ने यह भी संकेत दिया है कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भूवैज्ञानिक संबंध कितने प्राचीन और जटिल रहे। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंडिकोनिमा क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ न्यू जीनस ऑफ गोम्फोनिमोइड डाइटम। ज्ञातव्य है कि शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी घाट की साफ पानी वाली नदियों में एक नए डाइटम जीनस इंडिकोनिमा की खोज। इंडिकोनिमा एक नई वंश यानी जीनस है जो कि गोम्फोनिमोइड डाइटम से संबंधित है। डाइटम एक प्रकार के सूक्ष्म शैवाल होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। गोम्फोनिमाइड डाइटम की इस नई वंश को वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा और वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम इंडिकोनिमा रखा गया है, जो इंडिक और गोम्फोनिमाइड के संयोजन से बना है। इंडिकोनिमा का अध्ययन वैज्ञानिकों को जल, पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह खोज वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस संस्थान ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त दूसरा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। दोस्तों, IIT दिल्ली की एक परियोजना ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त दूसरा पुरस्कार को जीता। आइए हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं जिन्हें हम संक्रमण को मारने या रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इन दवाइयों का असर कम हो जाता है या वे पूरी तरह से बेअसर हो जाती हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है जिसे हम सबको मिलकर समझना और इस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। सही जानकारी से हम इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये कैसे विकसित होती हैं? दवाइयों के अधिक उपयोग या दवाइयों का अधूरा कोर्स करने से। इसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक्स का पूर्ण कोर्स करना जरूरी है, साफ सफाई रखना जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है और इसके लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में एक धारीदार सिलिसिलियन की उपस्थिति को नोट किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 31, मुदगल फोर्ट जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटक के मुदगल किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जो इसके स्थापत्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। किले का तकरीबन 1000 साल का इतिहास है, जो चालुक्य, राष्ट्रकूट और बहमनी सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में किसने स्वर्ण पदक को जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व शरणार्थिक दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 जून। दोस्तों, शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को
विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो हवाई अड्डों में यात्रियों को बिना किसी सहायता के स्वयं अपना सामान जमा करने की सुविधा देती है। इस प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लंबी कतार में खड़े होना नहीं पड़ता और ना ही उन्हें काउंटर पर सामान जमा कराने की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य लाभ होते हैं कि इसमें समय की बचत होती है, स्वायत्तता होती है, यात्री खुद ही अपनी सामान को जमा कर सकते हैं और इसमें कर्मचारियों का कार्यभार भी, वर्कलोड भी कम होता है। इस प्रकार स्वयं सेवा सामान जमा प्रणाली हवाई अड्डों में यात्रियों के अनुभव को बेहतर और सुविधाजनक बनाती है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू स्ट्रेंथन द क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। दोस्तों, फॉरेंसिक विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके अपराधों की जांच और समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण और परीक्षण शामिल होते हैं, जैसे अपराध स्थल की जांच, डीएनए विश्लेषण, फिंगरप्रिंटिंग, बाल और फाइबर विश्लेषण इत्यादि। दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया काश्मीर इफेक्ट क्या है? ये एक ऐसी घटना है जहां दो अनावेशिक संवाहक प्लेटें एक आकर्षक बल का अनुभव करती हैं। अ फेनोमेनन वेयर टू अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। दोस्तों, आइए हम लोग कश्मीर इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा फिजिकल प्रभाव है जो क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से संबंधित है। इसे पहली बार डच वैज्ञानिक हॉडरिक बीजी कैसमीर ने प्रस्तावित किया था। कैसमीर इफेक्ट तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब दो अति सपाट धातु की प्लेटों को बहुत पास पास किसी वैक्यूम यानी खाली स्थान में रखा जाता है। इन प्लेटों के बीच कोई भी अन्य सामग्री नहीं होती, फिर भी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार खाली स्थान यानी वैक्यूम भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। इसमें लगातार छोटे छोटे ऊर्जा के कण उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जिन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। जब दो प्लेटें बहुत ज़्यादा पास होती हैं तो इनके बीच की जगह में वर्चुअल पार्टिकल्स का वितरण प्रभावित होता है। बाहरी जगह की तुलना में प्लेटों के बीच कम वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। इस असमानता के कारण बाहरी दबाव प्लेटों को एक दूसरे की ओर धकेलता है और वो अट्रैक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या था? What is the theme of the World Sickle Cell Day 2024? Right answer is option A, a hope to progress advancing sickle cell care globally. प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। दोस्तों, आनुवांशिक रक्त विकार सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनता और हितधारकों को शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के बारे में सूचित करना है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में समाचारों में रहा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, बिहार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में प्राचीन खंडरों के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। दोस्तों, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था जो हर्षवर्धन और पाल राजाओं के अधीन फलता फूलता रहा। इसमें बौद्ध धर्म, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित किया। इस विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया और इसे 1812 में फिर से खोजा गया और अब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थाईलैंड। ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग
टेक्नोलॉजीज ICET की पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ICET का लक्ष्य आंतरिक अर्धचालक, दूरसंचार, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैव टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग देना है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में समाचारों में देखी गई डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका लक्ष्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते से जोड़ने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोथेटिकल प्लैनेट इन द आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। दोस्तों, प्लैनेट 9 एक संभावित ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में हो सकता है। वैज्ञानिक इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ खगोलीय पिंडों की अजीब गतिविधियों से यह अंदेशा हो रहा है कि वहां कोई बड़ा ग्रह हो सकता है। यह ग्रह अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी का अनुमान लगाया जा। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। दोस्तों, हाल ही में SDG 7 उन रिपोर्टों के कारण खबरों में रही है जो ये दर्शाती है कि इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति सही रास्ते पर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 2.1 बिलियन लोग अभी भी हानिकारक खाना पकाने वाले ईंधन पर निर्भर हैं, जिससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के प्रयासों में कुछ सफलता दिखाई दी है, लेकिन वे अभी भी SDG 7 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 46, Joint communique on a peace framework recently seen in news in the context of which two countries? शांति रूपरेखा पर एक संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में किन दो देशों के बीच देखी गई? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रशिया एंड यूक्रेन। दोस्तों, यह शांति फ्रेमवर्क यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और एक स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों को हल करना है, जैसे परमाणु और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा को बनाना, सभी युद्ध बंदियों और जबरन निर्वासित नागरिकों की रिहाई, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली, रूसी सैनिकों की वापसी और युद्ध विराम, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन निश्चय लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब। दोस्तों, ज्ञातव्य है कि मिशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य ड्रग्स के दुरुपयोग को समाप्त करना और लोगों में सहयोग को बढ़ावा देना है। 48, कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया। हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को समर्थन दिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, चलते हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखा गया एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? दोस्तों, यह एक मॉस्किटो है, ऑप्शन ए। यह एक मच्छर है जिसे आमतौर पर टाइगर मच्छर कहा जाता है। यह अपने शरीर पर सफेद धारियों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यूरोपीय संघ स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार गर्म परिस्थितियां एडीज मच्छरों के पनपने में मदद करती हैं, जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाती हैं। दोस्तों, जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको जीएस सखा का यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं जून 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपने जीएस सखा को अनुमति दीजिए। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।